हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो को और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को। क्रिस्टोफर मार्लो 1564 में पैदा हुए और 1593 में इनकी डेथ हुई। ये इंग्लिश पोएट थे, प्लेराइट थे, ट्रांसलेटर थे, एलिजाबेथन एज के और कैंटरबरी में पैदा हुए थे। ये एक ब्रिलियंट स्कॉलर थे। कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़े थे और यहाँ पे उन्होंने कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज से एमए की 1587 में। Marlowe rose to fame with powerful blank verse drama like Tamberlane the Great, Dr. Faustus, The Jew of Malta, Edward II। ये कुछ इन्होंने ड्रामाज लिखे, ब्लैंक वर्स में लिखे, जैसे टम्बरलैंड द ग्रेट है, डॉक्टर फास्टस है, द जीव ऑफ माल्टा है, एडवर्ड सेकंड है। His work introduced the mighty line and helped shape English tragedy through bold themes of ambition, power and human desire। इनकी जो लाइन्स है, इनकी जो माइटी लाइन है, इसने इंग्लिश ड्रामा को एक ज़बरदस्त शेप दिया और पावर एंड ह्यूमन डिज़ायर को जो है एक चेंज किया इस माइटी लाइन से। और इन्होंने माइटी लाइन जो इंट्रोड्यूस की, ये फेमस रही। मार्लो वाज कंट्रोवर्शियल। क्या कंट्रोवर्शियल थे? एक्यूज्ड ऑफ एथिज्म, कैथोलिक व्यूज एंड होल्डिंग अनऑर्थोडॉक्स व्यूज ऑन रिलीजन एंड सेक्सुअलिटी। ये एथिज्म इसको बोलते थे, एथिस्ट है, ये कैथोलिक व्यूज को जो है नहीं मानते थे और ऑर्थोडॉक्स व्यूज थे उनके रिलीजन और सेक्सुअलिटी पे। और 1593 में एमिड अराइजिंग टेंशन ही वाज अरेस्टेड बट सोन रिलीज। 93 में इसको अरेस्ट किया गया, फिर रिलीज किया गया था। कुछ दिन बाद इसको जो है स्टैब किया गया, मारा गया था। ठीक है, एक सर्कमस्टांस, एक ब्रॉल में मारा गया था इसको, मिस्टीरियस सर्कमस्टांस में। ऑफिशियली क्वेरल और अ बिल, कौन बिल पे करेगा, इसके चक्कर में कुछ उनका क्वेरल था तो इसको मार दिया गया था। और कुछ लोग ये बोलते थे कि पॉलिटिकल रीजन से इसको मारा गया, इसका मर्डर हुआ। अलग अलग जो क्रिटिक्स के अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग ख्याल है इसके बारे में। तो his legacy is immense. He revolutionized English drama and influenced Shakespeare, who echoed Marlowe's theme style। तो इनने ड्रामा में एक रेवोल्यूशन लाया, एक बहुत फर्स्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट भी बोलते हैं उसको, ज़बरदस्त ड्रामा लिखे हमने और इन्फ्लुएंस किया शेक्सपियर को, क्योंकि शेक्सपियर इनके बाद आए। और एक ज़बरदस्त थीम होती थी इनकी। इसके करेक्टर ब्रीफ होते थे और फियरलेस इंटेलेक्ट होते थे, पोइटिक पावर इनमें दिखता था। और इनके ट्रेजिकल हीरोज थे, और जो ट्रेजिकल हीरोज थे इसी वजह से इनको एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ रेनेसेंस बोलते हैं, क्योंकि रेनेसेंस एज में इनने लिखा। ये क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में है और इनकी प्लेज जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। पहला जो इनका प्ले है वो है डिडो क्वीन ऑफ कैथरीज। डिडो क्वीन ऑफ कैथरीज ये 1586 to 87 में लिखा गया। ये थॉमस नैश के साथ लिखा। थॉमस नैश जो है वो भी एक यूनिवर्सिटी विट था और क्रिस्टोफर मार्लो तो थे ही थे यूनिवर्सिटी विट, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे। तो थॉमस नैश के साथ इन्होंने लिखा। वर्जिल की एनियड को जो है इन्होंने फॉलो किया, जैसे फेरी, जैसे उसमें भी किया था फेरी क्वीन में। बाकी जो राइटर्स ने उन्होंने एनियड को फॉलो किया है। तो अ ट्रेजिक लव स्टोरी बिटवीन क्वीन डिडो एंड एनियस, ट्रेजिक लव स्टोरी को जो है फॉलो किया उन्होंने। टम्बरलैंड द ग्रेट पार्ट 1 1587 में लिखा गया। 1586 में डिडो द क्वीन ऑफ कैथरीज लिखा गया था और टम्बरलैंड द ग्रेट पार्ट 1 जो है 1587 में लिखा गया था। ये शेफर्ड का राइज बताता है, कैसे वो रूथलेस कॉन्करर बनता है, ग्रैंड स्पीचेस के लिए कितना माना जाता है टम्बरलैंड द ग्रेट। ये 1587 में लिखा गया। उसके बाद 1588 to 89 में टम्बरलैंड द ग्रेट का पार्ट 2 लिखा गया, जिसमें टम्बरलैंड जो है उसकी जर्नी बताई गई है, उसका फेट, गॉड्स, अल्टीमेटली कैसे हीरो का राइज होता है, कैसे उसका फॉल होता है, वो सब इसी टम्बरलैंड द ग्रेट में बताया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। 1587 में पार्ट 1 और 1589 में पार्ट 2। उसके बाद द जीव ऑफ माल्टा, द जीव ऑफ माल्टा 1589 to 1590 लिखा गया। ये एक डार्क कॉमेडी है, ट्रेजिडी सेंटर्ड, एक बाराबस है, उसके साथ ट्रेजिडी हो जाती है, बट एक टाइप की कॉमेडी है। ये रिवेंजफुल ट्रेजिडी माना जा सकता है इसको, द जीव ऑफ माल्टा। और द जीव ऑफ माल्टा के बाद इन्होंने डॉक्टर फास्टस लिखा 1592 में।
डॉक्टर फास्टस जो है वो एक फेमस वर्क है। इसमें फास्टस अपनी सोल को सेल कर लेता है नॉलेज और पावर के लिए, अपने बाद में उसको आते हैं मारने के लिए। तो डॉक्टर फास्टस 1592 के बाद एडवर्ड सेकंड लिखा गया। एडवर्ड सेकंड जो है 1592 टू 1593 में लिखा गया। और उसके बाद द मैसेकर ऑफ एट पेरिस 1593। एडवर्ड सेकंड द मैसेकर ऑफ पेरिस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। ये मैंने हाईलाइट तो नहीं किए बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्रोनोलॉजी आप देखोगे, क्रोनोलॉजी आप सबसे पहले आपने रखना है डिडो क्वीन ऑफ कैथरीज 1586 टू 87, इसको देख लो। टम्बरलैंड द ग्रेट 1587, टम्बरलैंड द ग्रेट पार्ट टू 1588, उसके बाद द जीव ऑफ माल्टा 1589, उसके बाद डॉक्टर फास्टस 1592, उसके बाद एडवर्ड सेकंड द मसकर एट पेरिस। ठीक है, इसके कुछ पोइटिक वर्क्स हैं। हीरो एंड लैंडर, ये एक पोएम है इनकी, ये भी जरूर पढ़नी चाहिए। और ट्रांसलेशन उन्होंने किया है ओविडस ओमोरस को और लुकान के फार्सालिया को, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टम्बरलैंड द ग्रेट 1587 में जो पब्लिश किया गया था, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल का शॉर्ट समरी पढ़ेंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। Cumberland the Great is a two-part tragedy about the rise and fall of Cumberland, a lowly Scythian shepherd who becomes one of the most feared conqueror in the world. Cumberland the Great ये टू-पार्ट की ट्रेजिडी है। इसमें राइज होता है और फॉल होता है तिमूर का, तिमूर लंग जिसको बोलते हैं टम्बरलैंड। ये स्काइथियन का शेफर्ड था, सेंट्रल एशिया का एक शेफर्ड था, जो एक मोस्ट जो फियर्ड कॉन्करर बनता है, जिससे लोग डरते हैं, कॉन्करर बनता है दुनिया का। पार्ट 1 में बताता है क्रिस्टोफर मार्लो, टम्बरलैंड बिगिंस एज अ एम्बिशियस वॉरियर हु डिफीट्स पर्शियन फोर्सेस, कैप्चर्स द थ्रोन एंड राइजेस टू पावर थ्रू मिलिट्री जीनियस एंड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। टम्बरलैंड जो है एक एम्बिशियस वॉरियर होता है, पर्शियन फोर्सेस को हराता है, थ्रोन कैप्चर करता है और एक पावरफुल मिलिट्री जीनियस बनता है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है इसको। और पर्शिया में क्या करता है, जेनोक्रेट को लेता है, इजिप्टियन प्रिंसेस को, जेनोक्रेट को जो है कैप्चर करता है एज हिज वाइफ एंड डिफीट्स किंग अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। किंग को हरा देता है, इंक्लूडिंग द सुल्तान ऑफ इजिप्ट, सुल्तान ऑफ इजिप्ट को भी हराता है एंड एम्परर ऑफ पर्शियन को हरा देता है। टम्बरलैंड्स राइज इज ब्रूटल एंड फास्ट, ड्राइवन बाय ब्रीफ इन हिज डेस्टिनी। इसका ब्रूटल और फास्ट होता है राइज, सब चाहे पर्शियन के राजा को सताना हो, चाहे इजिप्ट के राजा को सताना हो, ये सबको सताता है, सबको पे जुल्म करता है। पार्ट 2 में टम्बरलैंड जो है एक रूथलेस बनता है और जैसे ही जेनोक्रेट की डेथ हो जाती है तो ये एक डार्कर एंड मोर टायरेनिकल बनता है। ये सिटीज को जलाता है, रिलीजन को मॉक करता है, रिलीजन को मजाक उड़ाता है और अपने बेटे को मारता है, बोलता है ये वीक है। इसकी एरोगेंस इतनी ज़्यादा ग्रो हो जाती है, ये इवन डिफीट्स मोर एनिमीज इंक्लूडिंग तुर्किश एम्पायर एंड अदर हु डिफाई हिम। तुर्किश एम्पायर को डिफीट करता है, सबको डिफीट करता है, बट इन द एंड इवन टम्बरलैंड कैन नॉट डिफीट डेथ। और एंड में टम्बरलैंड जो है डेथ को नहीं हरा सकता, पूरी दुनिया को कनकर करता है, मगर लास्ट पे वो खुद भी मरता है। गॉड को मॉक करता है, ही फॉल्स इल एंड डाइज, लास्ट पे इल हो जाता है और मरता है। एम्पायर अपने बेटे को देता है, एम्पायर पूरी अपने बेटे को देता है। ठीक है, ये प्ले जो है हंगर बताता है फॉर पावर, कितनी भूख होती है पावर की। मैन का डिफेंस ऑफ फेट, किस्मत जो लिखा होता है वही होता है। ह्यूमन की ग्रेटनेस में लिमिट है। टम्बरलैंड स्टोरी जो है इंस्पायरिंग है, टेरिफाइंग है और इतना पावरफुल होने के बावजूद कुछ हासिल उसको होता नहीं है। उसके बाद डॉक्टर फास्टस जो हम डिस्कस करेंगे, ये टम्बरलैंड पार्ट 1, टम्बरलैंड पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डॉक्टर फास्टस 1588 टू 1592 में लिखा गया। ये भी स्टोरी बताता है एक डॉक्टर फास्टस की, जॉन फास्टस का नाम होता है, एक जर्मनी का स्कॉलर होता है जो डिससेटिस्फाइड होता है ह्यूमन नॉलेज से, साइंस की पढ़ाई करता है, फिलॉसफी, रिलीजन सब कुछ पढ़ता है, मैजिक
और नेक्रोमेंसी की तरफ लास्ट पे जाता है, नेक्रोमेंसी सीखता है। और अनलिमिटेड पावर की भूख ने उसको क्या करता है, ये मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है, एक डेवल को, सैटन को हेल से बुलाता है और उसको के साथ एक पैक कर लेता है, एक वादा कर लेता है, उसके साथ एक बॉन्ड साइन करता है लूसीफर के साथ। लूसीफर को बोलता है इन एक्सचेंज ऑफ हिज सोल फास्ट विल एंजॉय 24 इयर्स ऑफ मैजिकल पावर। लूसीफर के साथ एक बॉन्ड साइन करता है कि वो इसको पावर देगा मेफिस्टोफेलिस के थ्रू, और 24 साल तक उसको फुल पावर देगा, मैजिकल पावर जो डॉक्टर फास्टस के पास रहेगी। और उसके बाद ये अपनी सोल जो है लूसीफर को देगा। एट फर्स्ट फास्टस जो है बड़ा खुश हो जाता है। मेफिस्टोफेलिस उसको वंडर्स दिखाता है, अलग अलग मिरेकल्स दिखाता है, उसको हेल्प करता है मिरेकल्स देखने में, मिरेकल्स परफॉर्म करने में, पूरी वर्ल्ड घुमाता है उसको मेफिस्टोफेलिस। बट जो फास्टस है वो पावर को वेस्ट करता है, ट्रिक्स में, एंटरटेनमेंट में, ऐसे प्रैंक्स करता है पोप के साथ, हेलेना ट्रॉय को लाता है, उसके साथ एंजॉय करता है, लोगों को धोखा देता है। वार्निंग भी मिलती है उसको गुड एंजल से, ओल्ड मैन से, मगर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फास्टस वहां पे रिफ्यूज करता है रिपेंट करने को, पछतावा करने को जो भी उसने गलत किया। जैसे ही 24 इयर्स आ जाते हैं, फास्टस जो है वो डर लगता है, अब वो पछताता है, मगर उसका प्राइड और डिस्पियर उसको बोलता है कि अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, गॉड की तरफ जाने का कोई फायदा नहीं है, अब क्यों माफी मांगे, इतना तूने कर ही दिया है। ऑन द फाइनल नाइट एज द क्लॉक स्ट्राइक्स मिडनाइट डेविल ड्रैग्स हिम टू हेल स्क्रीमिंग। जैसे ही उसका फाइनल रात होता है तो वो अपने विल के लिए जो है वो आते हैं लूसीफर, वो उसको जो है हेल में ड्रैग करके ले जाते हैं। वो चिल्लाता है, तड़पता है, मगर उसको कोई नहीं बचाता है। और उसके फ्रेंड उसकी बॉडी देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, वो मरा हुआ था। ये प्ले क्या बताता है, डेंजर्स ऑफ एम्बिशन, द प्राइस ऑफ प्राइड एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिवाइन मर्सी एंड ह्यूमन फ्री विल। फास्टस हैड मेनी चांसेस टू बी सेव्ड बट ही चूज डैमनेशन। उसके बड़े चांस थे बचने के, मगर उसने डैमनेशन चूज किया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे द जीव ऑफ माल्टा, 1590 में ये लिखा गया द जीव ऑफ माल्टा। ये भी इंपॉर्टेंट प्ले है। ये जीव ऑफ माल्टा 1590 और इसके बाद डॉक्टर फास्टस लिखा गया। एक्चुअली में ये क्रोनोलॉजी में जो सिखाई है आपको, जीव ऑफ माल्टा पहले था, उसके बाद डॉक्टर फास्टस में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उसका कोई फर्क नहीं है। ये जीव ऑफ माल्टा स्टोरी बताता है, जीव ऑफ माल्टा जो है ये एक स्टोरी बताता है बाराबस की। एक वेल्थी जीविश मर्चेंट होता है, ये माल्टा में रहता है, कौन, बाराबस। जब क्रिश्चियन गवर्नर फर्नेजी जो है उसको पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि उसको तुर्क्स को देनी होती है, तुर्क्स के अंदर ही तुर्क्स ने इसको अपॉइंट किया था गवर्नर, तो इसको पैसे देने होते हैं तुर्क्स को हर साल टैक्स उठा के। तो इसको ये जो है लोग पैसे नहीं देते हैं फ्रेंजी को, तो ये प्रॉपर्टी जब्त करता है बहुत लोगों की, उसमें जो है बाराबस का प्रॉपर्टी जब्त कर लेता है और उसको कन्वर्ट करता है बाराबस फॉर्च्यून एंड कन्वर्ट्स हिज हाउस इनटू मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री बनाता है इसके हाउस को, और उसको बाराबस को बहुत गुस्सा आता है और ये कसम खाता है कि मैं इससे बदला लूंगा, इसके फ्रेंजी से। तो अपनी डॉटर को यूज करता है, अबीगेल को, सोचता है कि वो जो मेरा गोल्ड है, जो मॉनेस्ट्री में गोल्ड है, उसको मैं रिट्रीव करूं, और उसको बोलता है तू नन बन जा और नन बन के जो है उसी मॉनेस्ट्री में चला जा। तो वो वहां पे चली जाती है। तो दो क्रिश्चियन मैन होते हैं, मैथियस एंड लोडोविक, इन दोनों को प्यार हो जाता है किसके साथ, अबीगेल के साथ। बारबस जो है उनके साथ भी ट्रिक खेलता है, मैथियस और लोडोविक को, और दोनों को मतलब कोई किसी से मरवाता है इनको। अबीगेल का दिल टूट जाता है, बोलता है कि इसने मेरे ही लवर्स को मार दिया, और वो सच में नन बन जाती है। वो बाराबस की हेल्प नहीं करती। अबीगेल इसकी बेटी है, बट वो नन बनना चूज नहीं करती, बोलती मैं सच में ही अब नन बनूंगी, इसने तो मुझे प्रिटेंड करने के लिए भेजा, मैं सच में नन बनूंगी।
क्योंकि मैथिस को और लोडोविक को इसने लड़ाया, किसने? बाराबस ने। तो अब क्या होता है कि इन फ्यूरी बाराबस पॉइजन द एंटायर कॉन्वेंट किलिंग हिज ओन डॉटर। बाराबस क्या करता है, उनको जहर दिलाता है खाने में, तो सब नन उसको मरवाता है, उसमें उसकी डॉटर भी होती है। तो विद हेल्प फ्रॉम मूरिश, फिर उसको एक मूर को जो है ब्लैक इंसान को हायर करता है, इसका नाम है इथामोर। कौन? बाराबस। इथामोर को हायर करके बाराबस अपने मर्डर और करवाता है। इथामोर उसको लास्ट में धोखा देता है बाराबस को भी, और बाराबस जो है इथामोर को भी पॉइजन खिलाता है। एज द तुर्क्स इन्वेड माल्टा, जैसे ही तुर्क्स जो है अब माल्टा में इन्वेड करते हैं, बारबस चेंज साइड एंड हेल्प्स द तुर्क्स कंकर द आइलैंड, और वो तुर्क्स को हेल्प करता है बारबस, और उस माल्टा को जीत लेते हैं तुर्क्स। और उस बारबस को ही वो हीरो बना, वहां पे गवर्नर बनाते हैं, कहां पे? माल्टा में। कौन? तुर्क्स। बट ही secretly plots to betray them to frenzy. He builds a trap with burning coals, planning to kill the Turks in the bucket. तो वो प्लॉट करता है कि मैं तुर्क्स को ही अब क्या धोखा दूं फ्रेंजी से मिलके, मगर एक ट्रैप बनाता है उनको जलाने के लिए, मगर प्लानिंग टू किल द तुर्क्स, उस प्लान मतलब करता है कि उनको मैं उसको मारूं, उनको मारूं। और फ्रेंजी जो है बाराबस के साथ खेल देता है, बोलता है इसने मेरे साथ खेला, मैं भी खेलूंगा। तो वो खुद उस ट्रैप में फंस जाता है जो उसने बाराबस ने ट्रैप बनाया था तुर्क्स के लिए, और उसके बाद टेरिबल डेथ में वो मरता है। फ्रेंजी रीटेक्स माल्टा एंड स्पेयर्स द टर्किश प्रिंस कैलिमैथ टू कीप पीस। फ्रेंजी जो है दोबारा गवर्नर बन जाता है, और जो तुर्की का हेड होता है कैलिमैथ, उसके साथ वो पीस साइन कर लेता है। और ये प्ले जो है द जीव ऑफ माल्टा, ये एक्सपोज करता है रिलीजियस हाइपोक्रेसी को, ग्रीड को, रिवेंज को, और क्रिश्चियन बिलीफ्स को। कैसे जीव्स और मुस्लिम्स उस टाइम जो है पोर्ट्रे किए जाते थे, और बाराबस जो है विलियन भी है, विक्टिम भी है, और बताया जाता है कैसे जो जीव्स हैं ये खतरनाक थे तब से ही। नेक्स्ट जो प्ले है वो है एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड सेकंड 1592 में जो है लिखा गया। एडवर्ड सेकंड जो है एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है अबाउट वीक एंड ट्रेजिक इंग्लिश किंग एडवर्ड सेकंड। एक इंग्लिश किंग है एडवर्ड सेकंड, उसके बारे में, who loses his throne because of his personal favoritism and political mistakes, जिसको थ्रोन लॉस हो जाता है पर्सनल मिस्टेक की वजह से और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। When he becomes king, Edward brings back his beloved companion Pyrrhus Gaveston from exile। जैसे वो राजा बनता है एडवर्ड, वो अपनी beloved companion पायरस गवेस्टोन को एग्जाइल से वापस लाता है। एडवर्ड उसको टाइटल देता है, पावर देता है, और उसके नोबल, अपने नोबल्स को जो है इग्नोर करता है, इवन कि अपनी वाइफ को भी इग्नोर करता है। वो गवेस्टन को लाता है और उसको ही अपना चेला बनाता है। क्वीन आइसाबेला को भी वो इग्नोर करता है एडवर्ड सेकंड। द बैरन्स स्पेशली मॉर्टिमर आर फ्यूरियस एट गवेस्टन्स इन्फ्लुएंस। वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि गवेस्टन का जो है, इसको एग्जाइल किया था हमने और इसको राजा बनाया हमने एडवर्ड सेकंड को, तो उसके गैवेस्टन के इन्फ्लुएंस से बड़ा गुस्सा आता है सबको, मॉर्टिमर को ज्यादा ही आता है। द प्रेशर एडवर्ड टू एक्साइल हिम अगेन बट द किंग रिफ्यूजेस। वो किंग को प्रेशर भी करते हैं, भाई हमने तेरे को हेल्प की राजा बनने में, हमने मॉर्टिमर के साथ दुश्मनी लड़ाई, तूने उसको खुद का चेला बनाया, मगर किंग आप इसको जो है गैवेस्टन को जो है हटाने के लिए तैयार नहीं है। नोबल्स जो है कैप्चर करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं गैवेस्टन को। एडवर्ड का दिल टूट जाता है। एडवर्ड कंटिन्यूज डिफाई करता है नॉबल्स को, लेडी सिविल वार हो जाती है। बोलती है, एडवर्ड बोलता है गैवेस्टन को क्यों मारा तुमने। आइसाबेला जो है एंग्री है, ह्यूमिलेटेड है, मॉर्टिमर को ज्वाइन करता है रेवेलियन में आइसाबेला, और एडवर्ड को ओवरथ्रो करते हैं, उसको जेल में डालते हैं, और अपने बेटे एडवर्ड थर्ड को राजा बनाते हैं। एडवर्ड सेकंड को ओवरथ्रो करके जेल में डाल के, जो ये इसकी बीवी होती है वो क्या करती है, इसको बनाती है राजा, किसको? एडवर्ड थर्ड को। ठीक है। द डिस्पोज्ड किंग इज सेंट टू
Berkeley Castle, where he is cruelly murdered with a red hot poker. His death was both humiliating and tragic. तो उसको जो है बुरे तरीके से मारा जाता है, ट्रेजिक डेथ उसकी हो जाती है। किसकी? उसी किंग एडवर्ड सेकंड की। आइसाबेला अपने बेटे को राजा बना देती है। मॉर्टिमर और आइसाबेला रूल करते थ्रू द किंग, यंग किंग, जो इसका बेटा होता है आइसाबेला के, और देयर एम्बिशन बिकम्स देयर डाउनफॉल। जब उनको भी एम्बिशन बढ़ा तो उनका डाउनफॉल हो जाता है। एडवर्ड थर्ड इवेंचुअली ग्रोज अप एंड हिज मॉर्टिमर एग्जीक्यूटेड एंड मॉर्टिमर एग्जीक्यूटेड एंड हिज मदर इम्प्रिजन। तो मॉर्टिमर को एग्जीक्यूट करवाता है और अपनी माँ को जो है क्या करता है, इम्प्रिजन कराता है। और प्ले ये दिखाता है कि फेवरेटिज्म का कितना डेंजरस होता है, रॉयल पावर को कैसे एब्यूज किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है प्राइवेट और लव, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है प्राइवेट लव और पब्लिक ड्यूटी के बीच में। प्राइवेट अलग चीज़ है, ड्यूटी अलग चीज़ है, मगर इसको कंबाइन करके प्रॉब्लम हो जाती है। एडवर्ड टायरेंट नहीं होता है बट वी किंग होता है, और ये इसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। मान लो यहाँ पे सब कुछ फूलिश लवर को डिपिक्ट करता है, सफरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को डिपिक्ट करता है इस प्ले में। ये है टोटल इसके बारे में, क्रिस्टोफर मार्लो और इनके प्लेज के बारे में।